Hello, my dear friends. Welcome to my new channel, The Smart Classes by रोशन सर। जैसा कि आप जानते हैं और सब सारी दुनिया जानती है कि अभी वर्तमान की जो स्थिति है कोविड-19 के कारण जो एक महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, उसके कारण हम तमाम पब्लिक जो हैं वो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घर पर हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस महामारी के दौर में तमाम कोचिंग संस्थाएं एवं स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसके कारण बच्चों का लिंक पढ़ाई से टूटते जा रहा है। मैं वैसे तो ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, मेरी एक संस्था चलती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऑनलाइन का चैनल भी चार्ज किया जाए और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाए। वैसे तो मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मेरे पास पेन पैड ना होने के कारण मैं मैथ का क्लास अभी नहीं ले सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं इसकी व्यवस्था भी कर दूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन, वो ये जानते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का टीचर हूँ। आर्ट भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज विषय भी पढ़ाता हूँ और मैथ भी पढ़ाता हूँ, साइंस को छोड़ के। साइंस के लिए मेरे पास एक अलग से टीचर है हमारी संस्था में। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि बच्चों को घर बैठे पढ़ाई मिले। तो मैंने अपना एक चैनल खोला और चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे आज चैप्टर को मैं अपने सामने और आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे बच्चे भागने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं उसे सरल करने की, आसान करने की कोशिश करता हूँ। आज तक मेरे जो भी बच्चे हैं उन्होंने मुझे ऑफलाइन क्लास लेते हुए देखा था, अर्थात मेरे क्लास में मुझे देखा है। लेकिन आज बच्चों को मैं इस लॉकडाउन के कारण मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बच्चे इससे बेटर समझ पाएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा सबके पास है या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी क्लासेस हो मैं डे बाय डे डालते रहूँगा और मैं ये आशा करता हूँ कि तमाम क्लासेस 10th, 9th और 12th की मैं सारी क्लासेस चैप्टर बाय चैप्टर, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मैं डालते रहूँगा। वैसे मेरा पढ़ाने का एक ही कंसेप्ट है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर ना चलूँ, मैं क्लास बाय क्लास ना चलूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्लास कोई मायने नहीं रखता, बच्चे को सही नॉलेज मायने रखती है कि किस टॉपिक का नॉलेज बच्चे को कितनी है। इसीलिए मैंने मान लो एक डेमो क्लास के तौर पे मैंने आज एक अर्थशास्त्र के चैप्टर से एक नया कंसेप्ट लेके आया, जिससे ये बच्चों को ये पता लगेगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है और पढ़ाई को कैसे करने का तरीका है। वैसे हम आर्ट विषय को रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत बोलते हैं कि बच्चे यार आर्ट तो बहुत रटने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर सबसे कोई मज़ेदार चीज़ है तो वो है आर्ट। मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाते भी, समझाते भी और खुद भी पढ़ते। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने अपने बच्चों के लिए आर्ट का एक खूबसूरत चैप्टर जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। चैप्टर ना कहें आप यूँ कहें कि मैं अर्थशास्त्र का एक टॉपिक लेके आऊँ, ताकि बच्चों को किसी भी चीज़ को कैसे समझा जाए, बच्चे कैसे समझें, उसे कैसे अपने लाइफ में उतारें, कैसे एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन करने का मैं तरीका मैं आज सिखाऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्लास की ओर। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है अर्थशास्त्र। वैसे तो अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन मैं आज दूंगा आपको और हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। वैसे मैंने अर्थशास्त्र यहाँ मैंने आपको जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। अर्थशास्त्र का मैंने मतलब बता दिया। यहाँ मैंने क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने क्लास फर्स्ट लिखा है। मैंने क्लास फर्स्ट इसीलिए लिखा है कि ताकि ये क्लास फर्स्ट यानी कि पहला क्लास है फॉर 10th एंड 12th के लिए। कुछ बातें इसमें ऐसी भी है जो 10th और 12th दोनों से मिलती जुलती है। मैंने सोचा कि चलो 10th और 12th के नाम पे क्यों ना रख दिया जाए क्लास। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, अर्थ के समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। देखिए, जब आदि मानव थे, जिस समय में आदि मानव हुआ करते थे, उस समय इंसान आत्मनिर्भर हुआ करता था। इंसान की इतनी आवश्यकता नहीं थी इंसान, यानी कहने का मतलब कुछ छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जिसे इंसान अपनी खुद ही पूरा कर लिया करता था, यानी उसे दूसरे पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया, मानव का विकास होते गया, हमने प्रकृति को समझना चालू किया, हमने प्रकृति का प्रयोग करना चालू किया, तो मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। तो सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र समझने से पहले ये समझना होगा कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, यानी कि मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इस बात को पहले समझना होगा। उसके बाद हम अर्थशास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस समय आवश्यकता मनुष्य की नहीं थी उस समय अर्थशास्त्र का जन्म नहीं हुआ था।
अब कुछ बातों को मैंने यहाँ पे लाइन किया है और मैंने आपको बताया है यहाँ पे कुछ बातों को कि यहाँ पे जो है, जैसे कि मनुष्य कुछ आवश्यकताएं, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ प्राइमरी आवश्यकताएं भी हैं, बेसिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि, पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि दूसरा बात है कि मुद्रा। हर इंसान के जीवन में आप भी जानते हैं कि मुद्रा का अहम रोल है। और तीसरी जो अब जो नई बात आ गई है, पहले ये बात नहीं थी, अब जो नई बात आ गई है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। पहले इंसान कहा करता था कि रोटी, कपड़ा और मकान सबसे मेन होता है, लेकिन अब रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा भी जुड़ गई है, चिकित्सा भी जुड़ गई है, मनोरंजन भी जुड़ गए हैं। और ये काम तभी पूरे हो पाएंगे जब आपके पास मुद्रा होगी, यानी नंबर सेकंड। लेकिन आज के वर्तमान युग में इन दोनों के साथ साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक अलग मायने रखती है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता होगी है मानव की। हर मानव चाहता है कि मैं एक दूसरे से अलग रहूँ, मैं एक दूसरे से बड़ा रहूँ। तो सामाजिक प्रतिष्ठा को भी मैंने मनुष्य की आवश्यकताओं में रखा है। तो पहले हम मनुष्य की आवश्यकताओं को समझेंगे, उसके बाद हमें अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। मैं लिखा, अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं। लिखा हुआ है कि मानव अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से पूरा करता है, जिससे कारण उन्हें एक दूसरे पर आधारित होना पड़ता है। मैंने बताया आपको कि जिस समय आदि मानव थे उस समय मानव अपने ऊपर आधारित होता था, उसे दूसरे इंसान पर रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी आधारित होकर। लेकिन आज के ज़माने में आवश्यकताएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। एक इंसान केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर, जैसे कि किसान केवल अनाज उगा सकता है, लेकिन अगर उसे दवाई की ज़रूरत हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर उसे कपड़ों की ज़रूरत हो तो उसे दर्जी के पास जाना होगा। वैसे अनेक प्रकार की समस्याएं होगी तो अनेक प्रकार के व्यक्तियों से उनको संबंध रखना होगा। तो हम आवश्यकताओं को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब ये बात करते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो तमाम मानव क्रियाएं करता है। और वो जो मानव क्रियाएं करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो भी क्रियाएं अपनी दैनिक लाइफ में करता है, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। उसे अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखा जाता है। यानी पैसा कमाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो तमाम प्रक्रियाएं मानव करता है, जो तमाम क्रियाएं करता है, उसे हम अर्थव्यवस्था के अंदर रखते हैं। तो आवश्यकता बात समझ में आ गई तो मानव आपको अर्थशास्त्र भी समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने नीचे परिभाषा लिख दी है, आप परिभाषा पर चलें तो देखें। लिखा हुआ है कि परिभाषा मैंने दे दी है अपने मन से। लिखा है मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है। यहाँ देखिएगा मैंने आर्थिक क्रियाओं को अंडरलाइन कर दिया है। मैंने आर्थिक क्रिया को यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया है, मैंने यहाँ पे आर्थिक क्रिया को अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको इसके बारे में बेसिक में बता सकूँ ये आर्थिक क्रियाएँ होती क्या हैं। मैं अभी इसको नहीं खोल रहा हूँ, मैं आगे जाके बताऊँगा कि आर्थिक क्रिया होती है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। तो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन होता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब होता क्या है, मानव कभी कभी एक इंसान से कभी कभी वस्तु लेता है तो कभी कभी सेवा लेता है। यानी आवश्यकता दो प्रकार की होती है इंसानों की। कभी कभी इंसान को वस्तु लेने की आवश्यकता पड़ती है तो कभी कभी इंसान को सेवा लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कपड़ा लेना है तो आप दर्जी के पास जाके वस्तु लोगे, कपड़ा लोगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आप सामान नहीं लोगे, आपको सेवा लेनी होगी परिवहन की। आपको गाड़ी की सेवा लेनी होगी, टैक्सी की लेनी होगी, आपको बस की लेनी होगी, रेलगाड़ी की लेनी होगी, लेकिन सेवा लेनी होगी। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भी एक मानव की आवश्यकता है और किसी वस्तु को लेना भी एक मानव की आवश्यकता है। तो इंसान अपनी आवश्यकताओं को दो तरीके से पूरा कर सकता है, एक वस्तु लेके और एक सेवा लेके। लेकिन हमने जो भी मार्कआउट किया है आर्थिक क्रियाएँ, हम इसके बारे में विशेष बात करें कि आर्थिक क्रियाएँ होती क्या हैं। अगर आर्थिक क्रिया समझ में आ गई तो फिर बात बन गई। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम जो मानव क्रियाएं करते हैं ना, वो सारी आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। यानी मैंने आपको पहले बता दिया है कि आर्थिक क्रिया वो समस्त क्रियाएं होती हैं जो मानव अपने जीवन यापन के लिए करता है। तो आर्थिक क्रिया को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया था ताकि आर्थिक क्रिया अगर आपको नहीं समझ में आई ना तो फिर ऊपर की अर्थव्यवस्था समझने में कोई दिलचस्पी आपको नहीं लगेगी। इसलिए पहले आप आर्थिक क्रियाएं समझ लें। मैंने आर्थिक क्रिया को समझाने के लिए एक और बेटर एग्जाम्पल लिया ताकि आपको आर्थिक क्रिया पूरी ढंग से समझ में आ जाए। देखिए मैंने जो भी वीडियो बनाया है मैं किसी प्राइमरी 10th या 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो नोट्स अगर आप रेगुलर करते रहें तो आपको 10th और 12th दोनों का सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्थिक क्रिया क्या, अर्थव्यवस्था क्या, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। जैसे हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले मानव की आवश्यकताओं को समझना पड़ा, वैसे ही हम बात करेंगे पहले मानव क्रियाएं के बारे में।
कि मानव क्रियाएं होती क्या है, माने मानव जो काम करता है वो क्या होती है। बेसिकली मैंने अपने हिसाब से मानव क्रियाओं को 2 भाग में बांटा है। जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, मैंने 2 भागों में बांटा है मानव क्रियाओं को। 2 भाग मतलब मानव 2 काम में करता है। एक काम ऐसा, देखिए अगर आर्थिक क्रिया आपको समझनी है तो मानव क्रिया आपको समझनी होगी। अगर मानव क्रिया समझ में आ गई तो आर्थिक क्रिया आपको समझ में आ गई। उसके बाद में एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, उसके बाद सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने मानव क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला, वैसे मानव क्रियाएं जिससे या जिसके बदले आय प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब यह है कि मानव वैसे कामों को करे जिस काम करने के बाद उसे कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो या कोई एक वस्तु प्राप्त हो, कुछ भी उसके बदले उसे पारिश्रमिक मिले, कुछ भी उसको मिले। एक क्रिया तो वो हो गई। और दूसरी क्रिया ये मानव की वैसी क्रिया होती है जो मानव समाज सेवा के लिए करता है। उससे उसे कोई लोभ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया उसका, वो गिरा हुआ और आपने उसको बचाया, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, वो मानव की द्वितीय क्रिया है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों से मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। तो मैंने बच्चों से फ़ीस चार्ज किया, तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के बदले यानी क्रिया करने के बदले मुझे रुपया आया, तो मेरी पहली क्रिया हो गई मानव की, ये वाली क्रिया जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, जिसके बदले आय प्राप्त हो रही है वो। लेकिन अगर मेरे परिवार का कोई बच्चा, मेरी बहन या मेरा भाई पढ़ने चला जाए क्लास में, तो मैं उससे फ़ीस नहीं लूँगा। पढ़ाई तो करवाऊँगा लेकिन उससे मैं फ़ीस नहीं लूँगा। अब फ़ीस नहीं लूँगा तो इसका मतलब मेरी ये कौन सी क्रिया हो गई? दूसरी क्रिया। मैं सेवा के माध्यम से वो काम कर रहा हूँ, फ़ीस नहीं मिल रही। तो आपको अर्थशास्त्र में आपको इस क्रिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था हमने पहले ही समझ लिया कि अर्थव्यवस्था वो होती हैं जिनके वे क्रियाएं होती है जो मानव अपने जीवन यापन के करता है और उससे कुछ ना कुछ आय प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने वैसे बेसिकली आपको एग्जांपल में अलग से दे दिया है मानव क्रियाएं होती क्या है, लेकिन मानव क्रियाएं मेन बेसिकली आपको इस पर फोकस करना है कि वैसी मानव क्रियाएं जिससे या जिसके बदले मानव क्या होती है? आय प्राप्त होती है। ये क्रियाएं कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। ये कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। मानव की वे क्रियाएं, ध्यान समझिएगा, मानव की वे क्रियाएं जिसको करने से मानव आय प्राप्त करता है, रुपये कमाता है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो वैसी जो क्रिया होती है जिससे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती है, आय प्राप्त होता है, वे क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो मानव क्रिया जो सेकंड वाला, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। हम इसमें उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमारी आवश्यकता पूरी होती है। इससे तो मन को शांति मिलती है, आवश्यकता नहीं पूरा होती। आवश्यकता पूरा करने के लिए हमें मानव क्रिया यानी आर्थिक क्रियाओं पर जाना होगा, यानी कि मानव के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया जिससे हमें कुछ ना कुछ आय प्राप्त हो, कुछ पारिश्रमिक उस काम करने के बदले हमें मिले। जैसे डॉक्टर को फीस मिलती है, टीचर को फ़ी मिलता है, उसी प्रकार जो भी आप काम करते हैं, आपके माता पिता जो भी काम करते होंगे, भाई बहन जो भी काम करते होंगे, उसके बदले कुछ ना कुछ नहीं मिलता होगा। तो वो जो क्रियाएँ हैं वो आएंगी आपको मानव क्रिया की आर्थिक क्रियाएँ के अंदर। अब आर्थिक क्रिया को मैंने परिभाषित कर दिया, आप समझ गए होंगे बेटर, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने परिभाषा लिख दी। अगर आप बच्चे नोट तैयार करना चाहते हैं तो आप नोट तैयार कर सकते हैं। परिभाषा में लिखा है कि मानव के द्वारा की जाने वाली वह समस्त क्रियाएं जिसके बदले किसी न किसी रूप से आय की प्राप्ति हो, वे समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी किसी न किसी रूप से आपको पैसा कमाना है, उससे पारिश्रमिक आनी है आपको, उससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो, तो वैसी क्रियाओं को आप आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो मानव क्रिया समझ में आ गई, यानी मानव के द्वारा किया जाने वाला काम 2 तरह का, एक पैसे के लिए और एक बिना पैसे के लिए। जो पैसे के लिए होता है वो आर्थिक क्रिया होती है, यानी वो काम पैसे के लिए होती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, अब एग्जाम्पल देख लें। मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, कुछ आर्थिक क्रिया करने वाले उदाहरण मैंने ले रखे हैं, जैसे मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, नाई, बढ़ई इत्यादि। आप जानते हैं कि ये जितने भी काम करते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ लेते हैं। तो ये भी जो भी काम कर रहे हैं वो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव है और मानव के द्वारा इनके द्वारा जो काम हो रहा है उनसे उनकी आवश्यकताएँ पूर्ति हो रही है, इसीलिए इसे आर्थिक क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब नए पेज पे आने से पहले मैं एक बार बता दूँ, अभी हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले मनुष्य की आवश्यकताओं को हमने जाना कि आवश्यकता है क्या। उसके बाद बात की हमने परिभाषा की, परिभाषा भी हमने देखा अर्थव्यवस्था की। उसके बाद हमने मानव क्रियाएं पढ़ा कि मानव क्रिया हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे परिभाषा जो मैंने लिखी है अर्थशास्त्र की, वहाँ मैंने लिखा है आर्थिक क्रियाएँ। तो आर्थिक क्रियाओं को समझने के लिए हमने मानव क्रिया पढ़ा, और मानव क्रिया पढ़ने के लिए हमने मानव क्रियाओं से हमने जाना कि आर्थिक क्रियाएँ होती क्या हैं। अब इसकी परिभाषा भी देख ली, कुछ एग्जाम्पल भी देख ली। अभी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, पहला क्लास है, मैं कुछ छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा पैनिक ना हो। जब कैसे जैसे क्लास बढ़ते चल जाएगा, क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ते चल जाएगा और आपको समझ भी और बेटर आएगा। बस समझने, अगर कोई समझ में ना आए, कोई टॉपिक अगर आपको लगे कि मुझे समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तो उसका रिप्लाई एट अ टाइम आपको
एट टाइम तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मुझे 6 साल से मैं पढ़ाता हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। और मेरे जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन मुझे देखेंगे वो भी खुश होंगे कि सर आज कुछ बता रहे हैं। तो एक छोटी सी अभी तक बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना वो आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चों को समझाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इतने करने के बाद हर दिन एक क्लास में एक कहानी डाल दूँ, ताकि बच्चे उस कहानी को याद रखें और सारी बातें याद रखें। तो हमने देखा केवल अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है। अब चलते हैं हम 3 मित्र के पास। वैसे आप जब अर्थव्यवस्था में पढ़ोगे तो देखोगे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, ये। उसके बाद अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। लेकिन उतना पे भी नहीं जाना है, पहले क्लास से उतना पे जाना। आप बीटीसी बुक चालू करोगे, भारतीय वन बुक चालू करोगे तो वहीं से स्टार्ट है पहले, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना। अभी तो हम अर्थशास्त्र का पहले मतलब समझ लें। अगर उसका मतलब समझ में आ गया तो पूरी किताब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब 3 मित्र के पास चलते हैं। 3 मित्र के पास चलते हैं, क्योंकि जो मानव क्रियाएँ होती हैं ना, ये जो मानव क्रियाएँ होती हैं जो मैंने आपको बताया था, वैसे मैंने लिखा नहीं है, मैं नोट अगले क्लास में दे दूँगा। मानव क्रियाएँ बेसिकली 3 प्रकार की। वैसे तो 12th में आप जाओगे तो मानव क्रियाएँ आपको बहुत मिलेगी। मानव जैसे जैसे मानव का विकास हो जा रहा है, उसकी क्रियाएँ बढ़ती जा रही है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो गया है। लेकिन अभी बेसिकली मैं मानव की 3 क्रिया आपको बता रहा हूँ कि मानव की 3 क्रिया मानी मानव कौन कौन से 3 काम करता है। यानी आर्थिक क्रिया, ये जो पहला वाला काम देख रहे हैं आप, ये पहला वाला जो काम देख रहे हैं, ये जो पहला वाला काम देख रहे हैं, ये वाला, इसमें मानव 3 तरह की क्रियाएँ करता है। लेकिन 10th क्लास में मानव क्रियाओं के बारे में नहीं बात की गई है। तो मैंने सोचा कि चलो 10th और 12th का कम्बो बना दे, ताकि बच्चों को समझ में आए। कोई भारी बात नहीं है, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अगर मैं मानव क्रियाएं आपको समझा दूं तो आपको अगली बात समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं 3 मित्र की कहानी। ठीक है, तो मानव के द्वारा 3 काम आपको पता लग जाएंगे। पहले छोटी सी बात करते हैं। मेरे जो दोस्त होंगे, जो मेरे मित्र होंगे, मुझे तस्वीर बनाना नहीं आता, मैंने तस्वीर ऐसी बनाई है ताकि आप एक बार हंस लें। और जो 3 मित्र हैं ये गांव के एक मित्र, मेरे गांव के हैं, चलो मान लेते हैं। एक का नाम है रामलाल, मैंने रामलाल नाम दे दिया है। दूसरा का नाम है श्यामलाल और तीसरा का नाम है दुखिया। वैसे मैं सुखिया भी नाम डाल सकता था, लेकिन मैंने नाम डाला है दुखिया। और रामलाल जो है वो किसान का पुत्र है, श्यामलाल जो है वो धनवान व्यक्ति का पुत्र है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और दुखिया जो है उसके पास एक ट्रैक्टर है और वो उसका ट्रैक्टर वाले का पुत्र है। ये तीनों महाअवारे, यानी आवारा मतलब कहने के बाद इनके पास कोई काम नहीं, हर दिन टिकटॉक 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 करते रहते हैं। जब ये बड़े हुए तो इनके पिताओं ने कहा कि कुछ तो नालायक काम करो, नहीं तो घर से बाहर जाओ। ये तीनों देश सामने एक साथ जमा हुए और उन्होंने पूछा, यार अब तो पिताजी बोल रहे हैं कि अब तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, अब तो मेरे कमाई भाई पे, यानी मेरी कमाई पे अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमको कमाना पड़ेगा। तो तीनों दोस्त ने एक विचार किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि यार बचपन से हम लोग गाँव में है, बाहर में तो रह नहीं सकते, एक काम करो, गाँव में क्यों ना एक धंधा चालू किया जाए। उसने कहा कि चलो ठीक है, क्या किया जाए? उसने बोला जिसके पास जो क्षमता है वो करो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। हमारी आवश्यकता की पूर्ति करनी अर्थशास्त्र का बात है, पैसा ही आवश्यकता है इन लोगों की। तो ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रामलाल किसान का पुत्र, उसने कहा कि भाई मेरे से एक काम होगा, मेरे पास खेती है, खेत है, तुम खेत का जो भी काम कहोगे मेरे पिताजी के पास है, मैं कर लूँगा, खेत में जो उगाना है उगा लूँगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। श्यामलाल ने कहा कि यार मेरे पिता के पास तो खेत नहीं है, लेकिन धन है, अगर पैसा मेरे लगे, कहीं ज़रूरत हो पैसा लगाने की तो मैं लगा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पैसा लगे। और दुखिया ने कहा मैं तो दुखिया, नाम ही है मेरा दुखिया, तो मेरे पास तो एक ट्रैक्टर है मेरे पिता के पास, मैं क्या काम करूँ। उसने कहा चल ट्रैक्टर भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया, देखिए ध्यान दीजिएगा। रामलाल ने एक प्लानिंग की। रामलाल ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास एक खेत है और बिहार में चीनी की मिलों की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ अपने खेतों में गन्ना उपजा लेता हूँ, गन्ना उगाता हूँ। तो श्यामलाल ने कहा कि भाई गन्ना तो उगाएगा तो उसके बाद क्या होगा। उसने कहा कि भाई तू धनवान व्यक्ति है, तो एक काम कर, अपने पिताजी को बोल पैसा लगाए और फैक्ट्री लगाए चीनी की मिल की। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पिता को कहता हूँ चीनी मिल का फैक्ट्री लगा दें। और इसने कहा दुखिया ने, भाई तेरे पास खेत है, तेरे पास पैसा है, मैं क्या करूँगा। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं। इन दोनों ने कहा कोई बात नहीं, हमें ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि जो मैं गन्ना उगाऊंगा उसे काट के श्यामलाल के फैक्ट्री तक पहुंचाना होगा, और श्यामलाल जो उसे अपने फैक्ट्री में चीनी बनाएगा तो उस चीनी को तुमको बाज़ार तक पहुंचाना होगा। इससे होगा क्या, तीनों अपनी अपनी जो क्षमता है उस पर काम करेंगे और आवश्यकता को पूर्ति करेंगे, और तीनों एक साथ मिल के काम करेंगे, और पिता भी नहीं कहेंगे कि हमने ये काम हमने कभी नहीं है। इन्होंने ऐसा ही किया। रामलाल ने खेती करनी शुरू की, गन्ने की खेती,
उस गन्ने को श्यामलाल खरीद लेता, उसे अपने फैक्ट्री में ले जाता, मिल में, मशीनों में, उसे मशीन में ले जाने के बाद उसकी चीनी बनाता, और चीनी बनाने के बाद चीनी को मार्केट तक पहुंचाने का काम और गन्ना को खेतों से श्यामलाल के फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम ये दुखिया करता था। ऐसे ही अब ये तीनों काम करने लगे, और तीनों काम करते 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 एक दिन ऐसे बन गए, उनके पास बहुत पैसा हो गया, इनकी आवश्यकता सारी पूरी होने लगी। इससे पहले जो भी ये काम करते, टिकटॉक, इकटॉक, फिकटॉक जो भी करते थे, वो काम तो करते थे, लेकिन वो अर्थव्यवस्था नहीं कहलाता था, क्योंकि उनसे उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती थी, उनका मनोरंजन होता था। लेकिन अब जो ये पूरा कर रहे हैं, इनके पिता ने कहा था कि तुम्हारी आवश्यकता ये है कि तुम पैसे कमाओ, तुम धन अर्जित करो, अपनी प्रतिष्ठा बनाओ। अब तीनों ने ये जो काम करना शुरू किया है, ये अब इनकी आवश्यकता की पूर्ति हुई। अब ये तीनों का के द्वारा किया जाने वाला कार्य अर्थशास्त्र के अंदर आया, अर्थव्यवस्था के अंदर आया, आर्थिक क्रिया के अंदर आया। तो तीनों ने, एक के पास खेत था तो उसने गन्ना उगाया, गन्ने, दूसरे के पास पैसा था तो उसने फैक्ट्री लगा के गन्ने को चीनी में बनाया, और तीसरे के पास ट्रैक्टर था तो उसने परिवहन का काम किया, यानी कि एक सामान को दूसरे जगह उठा के ले जाने लाने का काम किया। इस तरह से तीनों दोस्तों की आमदनी होने लगी और तीनों दोस्त काम करने लगे। अब इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं नीचे थोड़ा इसको थोड़ा अप करता हूँ और बताता हूँ। रामलाल ने खेती करने का काम किया, इसका मतलब रामलाल ने प्राथमिक क्रिया की, ठीक। श्यामलाल ने खेतों से आए सामान को अपने फैक्ट्री में ले गया और उसे चीनी बनाया, उसने द्वितीय क्रिया की, यानी दूसरा काम किया। और सबसे अंत में काम आया किसका? दुखिया का, कि उसने क्या किया कि बने चीनी को मार्केट तक पहुंचाया या फिर गन्ने को फिर फैक्ट्री तक पहुंचाया। तो उसने कौन सी काम की? तृतीय क्रिया की। यानी कहने का मतलब है जो सबसे पहला आदमी जो का ये अगर इस तीनों की कमाई की बात करें, आवश्यकताओं की पूर्ति वाली बात करें, मानव क्रिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले काम शुरू हुआ रामलाल से। अगर रामलाल गन्ना ना उपजाता तो फैक्ट्री तक नहीं पहुंचता, तो श्यामलाल नहीं कमा पाता। अगर श्यामलाल नहीं कमाता, रामलाल गन्ना नहीं उगाता, श्यामलाल फैक्ट्री नहीं लगाता, तो दुखिया का ट्रैक्टर चलता नहीं। इसीलिए इसको अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग प्राथमिक क्रिया रामलाल ने की, दूसरी क्रिया श्यामलाल ने की, और तीसरी क्रिया को पूरा किया किसने? दुखिया ने। इसीलिए इसको प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय। देखिए, अगर प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया आपको समझ में आ गई तो आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने। लेकिन मानव की पहले क्रियाओं को समझें, यानी ये मानव 3 ही प्रकार की क्रिया करता है, इससे ज़्यादा कोई क्रिया नहीं करता। आपके जो 10th और 12th में सिलेबस है उसमें आप जितना जाने कि मानव अभी बेसिकली, वैसे क्रिया तो 4-5 प्रकार की होती हैं, लेकिन बेसिकली 3 क्रियाएं करता है। मैं 3 क्षेत्र समझाने वाला हूँ अर्थव्यवस्था को, जो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो क्रिया के अनुसार मैं क्षेत्र को बांट दूंगा। तो आपने देखा कि रामलाल ने प्राथमिक क्रिया की, श्यामलाल ने द्वितीय क्रिया की और दुखिया ने तृतीय क्रिया की। अब यहाँ मैंने एक एरो देखिए, यहाँ पर लिखा है द्वितीय क्रिया को विनिर्माण क्रिया भी कहते हैं। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? पहले बात समझ लिया, विनिर्माण का मतलब क्या होता है। विनिर्माण का मतलब होता है, वी का मतलब होता है यानी कि कुछ निर्माण नहीं करना, पहले से बनी हुई वस्तु को उसका रूप बदल के दूसरी वस्तु बना देना, उसे कहते हैं विनिर्माण करना। अब देखें यहाँ पे रामलाल ने गन्ना उगाया, एक नई चीज़ उगाई, बीज बोया और गन्ना उगाया, तो उसने एक नई चीज़ उगाई। लेकिन श्यामलाल ने कोई नई चीज़ नहीं उगाई। उस गन्ने को वो फैक्ट्री में ले गया और फैक्ट्री में उसका रस निकाल के उसको हीट करके या फिर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं चीनी की, उसको पूरा करके उसने चीनी बनाया। केवल गन्ने का रूप बदला, उसने कुछ बनाया नहीं, उसने कुछ नई चीज़ नहीं बनाई, उसने गन्ने का केवल रूप बदला है। तो इसीलिए किसको कहते हैं? विनिर्माण, यानी कि एक निर्मित वस्तु को दोबारा उसका रूप बदल देना ही कहलाता है विनिर्माण। इसलिए द्वितीय क्रिया जो होती है, ये काम जो होता है ना रूप बदलने का, ये द्वितीय क्रिया में होती है। जैसे कि आलू प्राथमिक क्रिया में आएगी और आलू का चिप्स बनाना द्वितीय क्रिया में जाएगी, क्योंकि आलू से चिप्स उसका रूप बदलता है, ठीक है। और तृतीय क्रिया तो आप जान गए कि परिवहन, यानी जो भी एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाता लाता है, उसे हम परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया आपको समझ में आ गई, जहाँ पे वस्तु को बनाया जाता है, यानी जो कृषि जो होती है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे ओरिजिनल वस्तु बनती है। आप दुनिया में जो भी चीज़ देखें जो मानव बनाता है ना, सबसे पहले उसका जन्म प्राथमिक क्रिया में होता है। अगर आप आज माज़ा पीते हो तो पहले आम बना होगा पेड़ों पे, वो प्राथमिक क्रिया होगी, जिसने वो माली प्राथमिक क्रिया होगा। उसके बाद वो माज़ा बनाने वाली फैक्ट्री तो द्वितीय क्रिया में जाएगी, उसने आम लिया और उसका रूप बदल के उसे जूस बना दिया, तो वो द्वितीय क्रिया में हो गई। तो यहाँ जैसे देखा आपने, रामलाल ने प्राथमिक क्रिया की, यानी खेतों में काम किया, वहाँ से गन्ना उगाया, उसके बाद द्वितीय क्रिया हुई और उसके बाद तृतीय क्रिया को भी अंजाम दिया गया और तीनों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। अगर आपको प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया समझ में आ गई, अगर मैं कहूँ मछली पालन, तो मछली पालन प्राथमिक क्रिया। अगर मैं कहूँ गेहूँ,
तो आपको गेहूँ, प्राथमिक गेहूँ खेतों में उगता है। लेकिन मैं कहूँ आटा, तो आटा किस क्रिया में किसने किया होगा ये काम? श्यामलाल ने किया होगा। ये द्वितीय क्रिया है। ये गेहूँ कहीं गया होगा, मशीन से इसका रूप बदल के इसे आटा बनाया गया होगा। अगर मैं कहूँ चिप्स, तो द्वितीय क्रिया, क्योंकि चिप्स पहले आलू कहीं उगा होगा, यानी आलू जहाँ जिसने उगाया होगा उसने प्राथमिक क्रिया की होगी, और आलू से फिर गया होगा वो फैक्ट्रियों में, उसका रूप बदल के उसे चिप्स बनाया गया होगा, वो द्वितीय क्रिया हुई। और जिसको ढोने का जो काम कर रहा होगा वो भाई दुखिया कर रहा होगा, तृतीय क्रिया। तो चलिए अब बाकी आप बात करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देके, आप वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो प्राथमिक क्रिया अगर आपको समझ में आ गया तो प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आ गया। लिखा है यह क्रियाएं जिस क्षेत्र में होती हैं वह प्राथमिक क्षेत्र होता है। यानी ये जो प्राथमिक क्रिया जिस क्षेत्र में होती है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। यानी जहाँ पे रामलाल काम कर रहा था, खेतों में काम करना, खेतों में कुछ उगाना, ये प्राथमिक क्षेत्र है। खेतों में कुछ भी उगेगा तो प्राथमिक क्षेत्र है। मछली पालना, मुर्गा पालना, जो भी चीज़ जो प्रकृति से संबंधित है, जो प्रकृति से मिलती है हमें, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्रिया जहाँ होती है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगर प्राथमिक क्रिया समझ में आ गया तो प्राथमिक क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया, सिमिलर है दोनों। दूसरा है द्वितीय क्रिया या विनिर्माण क्रिया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है यह क्रियाएं जिस क्षेत्र में होती हैं वह अर्थव्यवस्था की तृतीय या विनिर्माण क्षेत्र होता है। यानी ये जो द्वितीय क्रिया जहाँ पे होती है, फैक्ट्रियों में काम करना, फैक्ट्री किसी न किसी क्षेत्र में तो होता है, एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे ये काम होता है कि प्रकृति से यानी प्राथमिक क्रिया से सामान को लाना और उसका रूप बदलना, ये जहाँ पे होता है ना, ये जहाँ पे होता है उसे कहते हैं विनिर्माण का क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गई होगी। और तीसरा तृतीय भाई क्या है? यह क्रियाएं जिस क्षेत्र में होती है उसे अर्थव्यवस्था का तृतीय या सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्रिया को सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। अब तृतीय क्रिया को सेवा का क्षेत्र क्यों कहते हैं, बताते हैं क्यों कहते हैं। क्योंकि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया दोनों में वस्तु को खरीद के या बेच के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, यानी पैसा कमाया जाता है। लेकिन तृतीय क्रिया में वस्तु को खरीदा बेचा नहीं जाता, वहाँ पर सेवा दी जाती है। जैसे कि रामलाल ने कुछ बेचा नहीं, रामलाल ने बेचा, गन्ना बेचा तो उसे पैसा की आमदनी हुई। श्यामलाल ने चीनी बेचा तो उसे पैसा आया। लेकिन दुखिया ने कुछ बेचा नहीं, उसने सेवा दी। रामलाल को भी सेवा दी, श्यामलाल को भी सेवा दी, और उसके बदले उसने पैसा कमाया। इसीलिए इसे तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सेवा देने वाला काम हो तृतीय क्षेत्र कहलाता है, सेवा देने का काम भी तृतीय क्षेत्र कहलाता है। यानी इसमें सेवा देके पैसे कमाए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वस्तु को आदान प्रदान करके, और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब चलते हैं पहले क्लास पे, पहले पेज पे हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पर टिक आउट किया था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो दो तरीके से करता है, वस्तु एवं सेवाओं से। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया वस्तुओं की सेवा का आदान प्रदान करता है, वस्तु का। लेकिन तृतीय जो क्रिया होती है, यानी तृतीय जो क्षेत्र होता है, उसमें सेवाओं का आदान प्रदान होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन तीनों क्रिया में से कोई अगर एक क्रिया ना हो तो क्या अर्थव्यवस्था काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सोचें इन तीनों के बारे में। अगर रामलाल ना होता तो क्या श्यामलाल और दुखिया अपना काम कर पाता? अगर रामलाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं कर पाता। ना गन्ना उपजता, ना ये फैक्ट्री लगाता, ना ये ढोता, ना चीनी बनता। अच्छा चलिए आप श्यामलाल को हटा देते हैं। अगर रामलाल और दुखिया होता तो क्या बताइए, श्यामलाल ना होता, रामलाल दुखिया होता, तो क्या वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ना होती तो गन्ना उगा के चीनी का बनता। अच्छा चलिए रामलाल और श्यामलाल दोनों होते, अगर दुखिया ना होता तो क्या होता? तो बिल्कुल नहीं होता। रामलाल का गन्ना रामलाल के खेत में ही पड़ा रह जाता, और श्यामलाल की चीनी श्यामलाल की फैक्ट्री में ही पड़ी रह जाती। ना गन्ना फैक्ट्री तक आती और ना चीनी मार्केट तक जाती। ये तो काम दुखिया ने किया। तो तीनों मिलके, अब इस पे निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्थव्यवस्था को इसलिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र अगर मिल के काम करेंगे तभी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। यानी इन तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। इसके इन तीनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के बिना अर्थव्यवस्था काम नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूरी नहीं होती, अर्थव्यवस्था का सिलेबस पूरा नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया हो कि अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताने वाला हूँ। अब छोटा सा मैंने एक नोट लिख दिया है, लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। मैंने पहले कह दिया था कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो ऊपर दिखाया गया, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, अगर हम मानव क्रियाओं को समझ लेते हैं तो आसानी से अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को भी समझा जा सकता है। मैंने कहा कि अगर रामलाल, श्यामलाल और दुखिया की कहानी अगर समझ में आ गई तो आपको प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि रामलाल ने प्राथमिक क्रिया की, श्यामलाल ने द्वितीय क्रिया की और दुखिया ने तृतीय क्रिया की। तृतीय क्रिया को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीय क्रिया को हम विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वस्तु का रूप बदला जाता है। इसलिए निर्मित वस्तु को, यानी गन्ना पहले से निर्मित है प्राथमिक क्रिया में, उसको फिर से निर्माण किया जाता है, इसलिए उसे विनिर्माण का क्षेत्र भी कहता है। बेसिकली आप कहोगे कि सर अभी तक आपने कोई नोट्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बराबर, पहला क्लास है। अगला क्लास जो मैं कल लेके आऊँगा, यानी नेक्स्ट डे जो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको नोट्स दूंगा।
और नोट्स देने के बाद मैं सारी बातें आपको लिखाऊंगा, ये जो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। आज तो मैंने केवल समझाया है, मैंने ये देखा है, समझ बताया कि आर्ट कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितना इंटरेस्ट है इसमें। आप पढ़ें, समझें इस बात को और इंटरेस्ट को जगाएं, इच्छुक बने, ताकि आपको लगे कि समझ में आना चाहिए। और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझें और उसकी तैयारी करें। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी और टॉपिक चाहिए, जरूरी है वीडियो बनाने के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा, चाहे ऑडियो के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, या फिर चाहे टेक्स्ट के माध्यम से, मैं आपको दूंगा ज़रूर। तो आपको अगर कोई और क्लास लेनी हो आपको, तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ की क्लास को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आर्ट, ये जो इकोनॉमिक्स जो भी है मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे इकोनॉमिक्स के भी क्लास और होंगे। आज मैंने वैसे ही बेसिक क्लास दिया है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आज हमने केवल देखा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, ये 3 क्षेत्र होते क्या हैं। लेकिन तीनों क्षेत्र की परिभाषा मैं आपको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा ना कहे कि आपने परिभाषा नहीं लिखा है, मैंने केवल समझाने का काम किया। ओके, और घर पे रहें, आप भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।